फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर देखा था। आइए उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करते हैं। ये इलस्ट्रेशन 6 है स्टडी मटेरियल की। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। फिगर्स हमको इन थाउजेंड्स दे रखी है। लैंड एट कॉस्ट कहाँ जाएगा? लैंड एट कॉस्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, आपको मालूम है। कॉल्स इन अरियर 5000 है। अब कॉल्स इन अरियर क्या होता है? शेयर होल्डर से पैसे मंगवाए, उन्होंने अभी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, कुछ शेयर होल्डर्स ने, तो ये शेयर कैपिटल में से डिडक्ट होता है। देखिए, कॉल्स इन अरियर शेयर कैपिटल में डिडक्ट होता है। कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटी में जाता है, अदर करंट लाइबिलिटीज, ये आप याद रखना, ठीक है। कैश इन हैंड, ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, इसका तो एक कॉलम होता है, ये ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, क्या लिखा है साथ में? 31 मार्च 2022, मतलब ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी इन्होंने। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो जनरली ट्रायल में होनी ही नहीं चाहिए, वो तो एडजस्टमेंट में होती है, उसको हम खुद एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर ट्रायल में दे दी, इसका मतलब इन्होंने एडजस्टमेंट कर दी। आपने कभी पढ़ा होगा, एक एडजस्टेड परचेजेस करके वर्ड होता है। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसे करके एडजस्टेड परचेजेस निकलता है। अगर आप परचेजेस को एडजस्ट कर दोगे तो फिर क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको ट्रायल में दिखेगा। इसका मतलब इन्वेंट्री तो यहाँ पर 96 हो गई, और जो यहाँ पर परचेजेस दे रखे हैं ये एडजस्टेड है। ये नहीं भी लिखे तो भी एडजस्टेड है, अंडरस्टूड है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आने से हुआ क्या? परचेजेस एडजस्ट हो गई। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अभी पढ़ेंगे। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, ये इन्वेंट्री में आएगा ही। एडजस्टेड परचेजेस, परचेजेस कहाँ जाएगा? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में। आप चाहो तो एक लाइन आइटम बना सकते हो इसकी, अदरवाइज उसको अदर एक्सपेंस में लिखा सकते हो। सेलिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट होगा ये। आइए, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो शेयर कैपिटल में जाएगा। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जनरल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में जाएगा, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में माइनस होगा ये। सस्पेंस अकाउंट, अब ये सस्पेंस कहाँ से आ गया? 10 का सस्पेंस है, देखते हैं कोई एडजस्टमेंट होगी, उससे पता चलेगा एडजस्टमेंट, ये सस्पेंस क्यों खोला था। सस्पेंस तो एक टेम्परेरी पर्पस के लिए खोला जाता है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ डालें तो टेम्परेरी पर्पस के लिए सस्पेंस में डाल देते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 80,000 शेयर्स 10-10 रुपए के। और कंपनी ने इशू कितने करे उसमें से? 500,000, मतलब ये कितना हो गया? 5 लाख हो गया। 5 लाख 50,000 शेयर्स हो गए ना, समझ में आ रही है ना बात? 50,000 शेयर्स करें। कंपनी रीवैल्यूड द लैंड एट 9,60,000। लैंड अभी कॉस्ट पर है 800, मतलब 8 लाख की, और वो कह रहा है इसको 9,60,000 पर रीवैल्यू करना है, ठीक है। रिवैल्यू खुद नहीं करा हुआ, वरना आपको रिवैल्यूड फिगर दिखती, हमें करना है रिवैल्यू। आपको मैं जब AS 10 में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब भी कोई रिवैल्यूशन करते हैं हम, अगर अपवर्ड रिवैल्यूशन होगा तो जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है वो रिवैल्यूशन सरप्लस में जाएगा और वो रिजर्व्स सरप्लस में ऐड होगा। लेकिन अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूशन होता तो वो खर्चों में जाता P&L में। समझ में आ गई बात? तो कंपनी खर्चे तो दिखा सकती है अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूशन होगा, लेकिन अपवर्ड रिवैल्यूशन में आपको रिवैल्यूशन रिजर्व में लेके जाना पड़ेगा। आप इससे अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते रिवैल्यूशन करके, ठीक है, खर्चे दिखा सकते हो। तो रिवैल्यू करना है लैंड को, तो हम एक काम करें, लैंड के आगे ऐसे पॉइंट बना लेते हैं कि ये याद रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स ऑफ ₹50,000 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये कह रहा है इसमें से कुछ शेयर्स ऐसे थे जो कंसिडरेशन अदर देन कैश में दिए हैं हमने, जैसे मशीन खरीद ली, प्लांट खरीदा, कुछ भी खरीदा होगा, उसके बदले में 50,000 रुपए के शेयर्स हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश में दिए थे। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 10,000, ध्यान से समझते हैं। ये जो सस्पेंस अकाउंट है 10,000 का, रिप्रेजेंट्स
कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021। ये कहते हैं कुछ मशीन बेची थी हमने 1 अप्रैल 2021 को, और उससे जितना भी पैसा मिला, कितना मिला 10,000, वो सब सस्पेंस में डाल दिया। द कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 24,000, मशीन की कॉस्ट थी 24,000 रुपये की। एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, उस पर आज तक का डेप्रीसिएशन कितना था 20,000। आज तक का मतलब 1 अप्रैल 2021 तक का। 24,000 की कॉस्ट थी, 20,000 उस पर आज तक का डेप्रीसिएशन था, तो वो रह कितने की गई 4,000 की, बिकी कितनी में 10,000 में, तो 6,000 का प्रॉफिट भी हुआ था कंपनी को। द बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ सेल ऑफ मशीन, और ये अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है मशीन की सेल की, वो आपको ये बता रहा है। तो हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। किसकी बात चल रही थी ये, प्लांट एंड मशीनरी की, ये वाला। तो अभी हम इसको करेंगे डिटेल में। डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट, तो ये ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रीसिएशन भी लगाना है। जो बच गई मशीन उस पर तो वो तो पूरे साल चली ना, कुछ ही हिस्सा तो बिका था 1 अप्रैल 2021 को, जो रिमेनिंग मशीन है उस पर 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। ये कहता है बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 5,000 विच इज़ नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक, तो ये डिस्क्लोजर के लिए हो गया कि वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, ठीक है, तो ये कैशेड बैंक का डिस्क्लोजर हो गया। बाकी ये शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, बाकी शेड्यूल्ड बैंक में है पैसा इनका। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाना है 30% का। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 के जो एजिंग दे रखी है आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। जब भी आपको ऐसे जैसे शेड्यूल्ड बैंक में नहीं है या फिर 6 महीने से ज़्यादा के ये डिस्क्लोजर्स हैं, तो हम ये डिस्क्लोजर अलग से दे देंगे, कोई बात नहीं। 6 महीने से ज़्यादा के हैं 50,000 रुपये के ट्रेड रिसीवेबल, तो बाकी इसका मतलब नहीं है, ठीक है, ये जस्ट फॉर डिस्क्लोजर हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेल्टा लिमिटेड्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 एंड P&L का स्टेटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं अब हम। सबसे पहले बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, ठीक है, थोड़ा सा सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, जो जो रेलेवेंट है केवल वो लिखेंगे हम, जो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी वो क्यों लिखेंगे हम हेड ना। बट अगर फिर भी आपने बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नील लिख सकते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड के हेड को क्या बोलते हैं, पहले यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, ये है नोट नंबर, अमाउंट इन थाउजेंड्स में है ना सारी फिगर्स, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये तो लाइबिलिटी साइड के हेड का नाम ही हो गया। अब पहला जो मेन हेड होता है वो क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, अब शेयर होल्डर फंड्स में सब हेड की बात करते हैं, तो सब हेड पहला क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो दे ही रखा है, शेयर कैपिटल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेन हेड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा। नेक्स्ट हेड होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हेड लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दे रखी है ना, डिबेंचर्स आपको याद होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर आता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कुछ नहीं दे रखे, ठीक है। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज पर। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ है, बैंक से लोन वोन नहीं दे रखा। नेक्स्ट होता है ट्रेड पेबल्स, हाँ ट्रेड पेबल तो है, ठीक है, ट्रेड पेबल्स। कोई अदर करंट लाइबिलिटीज के अलावा कोई और लाइबिलिटी दे रखी हो, नहीं थी, आपने देख कराई है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है,
वो प्रोविजन जो 1 साल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आप एडजस्ट कर लोगे, है ना, वही करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, जिसकी सेटलमेंट 1 साल के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाएगी। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, आप यहाँ देखिए, हमने कहा था कि आप इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाओ 30% का। इनकम टैक्स का पहले प्रोविजन बन रहा है, बाद में रिटर्न जाते वक्त पूरा सेटलमेंट होकर जितना भी टैक्स आएगा वो एक्चुअल में आप पे कर दोगे। ठीक है, तो 1 साल के से पहले पहले ये एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगा। तो ये किस में आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसका टोटल लगा लेंगे। आपने कोई हेड अगर एक्स्ट्रा लिख भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम असेट साइड पर। असेट साइड में पहला है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में पहले वाले में प्रॉपर्टी, पीपी आता है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई इंटेंजिबल असेट, कोई इंटेंजिबल असेट तो थी नहीं। ठीक है, इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा अधूरा बना हुआ कोई फिक्स एसेट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कुछ है? नहीं है। ठीक है, डेफर टैक्स एसेट नहीं दे रखी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कोई ऐसा नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट नहीं दे रखे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेन हेड जो है क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मैंने आपको कहा था याद करने के लिए CITCSO। ठीक है, पहला क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट कोई गिवन है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। हाँ, इन्वेंट्रीज तो दे रखी है, तो लिखते हैं इन्वेंट्रीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर नेक्स्ट क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, फिर होता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। और कोई अदर करंट एसेट तो दे नहीं रखे इसमें। ठीक है, अब इसका टोटल लगा देते हैं। चलिए अब बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीज थाउजेंड्स। ठीक है, चलिए इनकम साइड पर चलते हैं। इनकम साइड में पहला क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जिसमें सेल वेल आती है ना। अदर इनकम कुछ है? देखिए, क्रेडिट साइड पर होती अगर कोई इनकम होती तो अदर इनकम कोई क्रेडिट साइड पर तो दे नहीं रखी, लेकिन कोई है? आपने एडजस्टमेंट पढ़ी है, याद करो। हमने 4,000 रुपये की मशीन 10,000 रुपये में बेची थी, 6,000 रुपये का प्रॉफिट था। ये कहाँ आएगा? अदर इनकम में तो आएगा। तो इसलिए अदर इनकम में आ गया, एडजस्टमेंट में दे रखा है ना। ये हमारे पास टोटल ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस साइड। एक्सपेंसेस में पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो दे नहीं रखा। अब नेक्स्ट होता है परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। फिर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मेरे ख्याल से कोई सैलरी वैलरी दे तो रखी नहीं थी,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं है ना, ठीक है। फिर फाइनेंस कॉस्ट तो है। फिर आता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। फिर इसके बाद जो बचता है वो सब किस में डाल देते हैं, अदर एक्सपेंस में। आप चाहें तो एक आध कॉलम बढ़ाकर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस वगैरह का बना सकते हो, ठीक है। ये आ गया टोटल बी। इससे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ जाएगा ए माइनस बी करके, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। हमने कितने का प्रोविजन बनाया है टैक्स का, वो माइनस कर देंगे, तो लास्ट में हमारा आफ्टर टैक्स का कितना प्रोविजन है वो निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। चलिए, तो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट इन ₹1000, ठीक है। शुरू करते हैं अब हम एक एक करके। सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए बनाते हैं नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। सबसे पहले लिखी जाती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, अगर दे रखी हो क्वेश्चन में तो। दे रखी है 80,000 शेयर्स हैं 10-10 रुपए के, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया ये, 8 लाख। लेकिन हमें तो ये 800 ही लिखना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि वो 3 जीरो, आपको तो रुपीज इन थाउजेंड्स लिखना है, ठीक है। इसको यहां पर अंडरलाइन कर दो। क्यों कर दें, ये काउंट नहीं करना। इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल में अगर ये आप नहीं करोगे तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, डबल काउंटिंग हो गई एक ही चीज की। अरे जो ऑथराइज थे उसी में से तो कुछ शेयर इशू करे, तो दोनों प्लस थोड़ी करोगे, ठीक है। तो इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, है ना। कितने हैं इशूड एंड सब्सक्राइब, अब 5 लाख रुपए के और 10-10 रुपए का एक है, इसका मतलब 50,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख, तो ये 500 हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं करी, कॉल्स इन अरियर। कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं करी, वो कॉल्स इन अरियर। आपको याद होगा शेयर कैपिटल यहां पर 5 हमने माइनस किया था, तो ये इसमें हम माइनस कर कर दिखा देंगे। तो ये आ गया 495, ठीक है। आउट ऑफ विच, जिसमें से कि, ठीक है, हमने 50,000 रुपए के, अब 10-10 का एक है, इसका मतलब 5,000 शेयर इशू करे थे कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये इंफॉर्मेशन के लिए देना पड़ता है, डिस्क्लोजर होता है। आउट ऑफ विच, ठीक है, 5,000 शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो ये 495 की फिगर आ गई। आइए इस 495 की फिगर को हम लोग यहां पर पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट हमारा जो नोट है वो किस नाम से, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो चलिए चेक करिए क्या क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए दे रखा है। 2 चीजें होती है, एक तो रिजर्व्स और एक सरप्लस। तो रिजर्व्स, जनरल रिजर्व गिवन है 150 का और सिक्योरिटीज प्रीमियम 40।
जनरल रिजर्व 150, ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने का, 40 का, ठीक है। अब पी एंड एल और देख लेते हैं, ठीक है। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 75 का, और कुछ है क्या रिजर्व एंड सरप्लस में, नहीं, पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस है 75, ओपनिंग बैलेंस इन पी एंड एल 75। आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो फिर उसमें। अब इस बार का जो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा तो वो प्लस या माइनस करना होगा, वो करने के बाद रिजर्व एंड सरप्लस वाला नोट पूरा हो पाएगा। तो अभी तो इसको ऐसे ही खुला छोड़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है, एक ही चीज़ है ले दे के, 10% डिबेंचर्स है 300 के, चाहो तो नोट बना लो वरना यहीं कर दो सीधा। कितने के बताए, 300, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, इस पेन से लिख देते हैं, क्या है 10% डिबेंचर्स, ठीक है, 10% डिबेंचर्स हो गए ये 300 के। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल की भी डायरेक्ट फिगर गिवन है, डायरेक्ट फिगर लिख दो, कितनी है 30, डायरेक्ट लिख देते हैं। एक से ज़्यादा लाइन आइटम हो तो ज़रूर आपको नीचे नोट बनाना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है। नोट बनाना चाहो तो नीचे लिख देना, अदरवाइज एक ही है इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पर फिगर आ जाएगी, अभी तो पता चलेगा कितनी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, तो थर्ड इसका नोट हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें तो पूरा वो सस्पेंस वस्पेंस पता नहीं क्या क्या दे रखा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में स्टार्टिंग में लैंड एट कॉस्ट है 800 की, अच्छा ठीक है। देखिए पहले लैंड की बात करते हैं, लैंड एट कॉस्ट कितना 800, लेकिन उसको रिवैल्यू करा हमने कितने पर, कहाँ गया ये, हाँ हमने इसको रिवैल्यू करा 9,60,000 रुपये पे, तो इसका मतलब 160 रुपये से बढ़ गया, तो प्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया 160, तो ये कितना हो गया 960, समझ में आई बात। अच्छा ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, तो आइए रिवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ पर लिखते हैं, कितने का 160। हर एंट्री का डबल इंपैक्ट होता है जो एडजस्टमेंट में दे रखी हो, तो डबल इंपैक्ट कर दिया ना। एंट्री क्या हुई, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, कितने से 160 से, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर दिया, लैंड की वैल्यू बढ़ा दी, दोनों साइड एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। एवरी एंट्री हैज डबल इंपैक्ट। अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी, ये प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी में क्वेश्चन कहता है 824 की कॉस्ट पर है ये, और उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है 150। लैंड पे तो होगा नहीं डेप्रिसिएशन, तो सारा इसी का ही है, लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट, ये इस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट एंड मशीनरी पर 150 का, ठीक है। अच्छा देखिए एक काम करता हूं मैं, आपको इसका अकाउंट बनाकर दिखाऊं, कई लोगों का अकाउंट से ज़्यादा समझ में आता है, तो मैं इसका आपको टी शेप छोटा छोटा अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ कि क्या मतलब क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आपको और क्लियर होगा। एक तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट दे रखा था हमारे को, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट दे रखा है, और एक इन्होंने नीचे का सस्पेंस है। प्लांट एंड मशीनरी में असेट है, असेट का बैलेंस तो डेबिट ही चलता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और सस्पेंस आपको क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, कहा इसका क्रेडिट बैलेंस है मेरे ख्याल से 10,000 रुपये का है ना। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसकी कितनी कितनी फिगर थी 824 और 150, ठीक है। तो 824 और 150 आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा उसमें भी एडजस्टमेंट करके दिखा सकते हो ये सब प्लस माइनस, जब आप प्लांट एंड मशीनरी का डिस्क्लोजर दोगे ना नीचे,
उसी नोट में दिखा सकते हो। मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कहा कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 24,000 की और उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन था 20,000 रुपये, वो बिक गई 10,000 रुपये में। ऐसा हुआ इसमें। जब भी कोई मशीन बिकती है तो उसकी कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी से हटाई जाएगी, उस पर डेप्रिसिएशन जो आज तक का था वो यहाँ से रिवर्स किया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। दोनों को हटाकर कहाँ ले जाएंगे हम? सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पर एडजस्टमेंट हो रही है। वरना हम, आपको याद हो तो, एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे, वहाँ लेके जाते थे, बट इन्होंने सस्पेंस बना रखा, तो हम सस्पेंस में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हटाकर सस्पेंस में ले जाओ उसकी आज तक की कॉस्ट, मतलब रिवर्स कर रहे हैं ना। जो चीज़ हमारे यहाँ से चली गई उसको बुक से भी हटाओ, तो हटा रहे हैं। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में था 150, हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ये डेबिट कर दिया 20। तो अब इसकी ट्रांसफर एंट्री करते हैं। अब आपने P&L प्लांट एंड मशीनरी में क्या लिखा है? बाय सस्पेंस 24, तो बाय सस्पेंस 24 लिखा है। प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में, तो सस्पेंस के डेबिट में लिख दो। 2 कहाँ से आया है? प्लांट एंड मशीनरी, ट्रांसफर एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपने डेबिट में लिखा है 2 सस्पेंस, तो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 20। अब 4,000 की चीज़ 10,000 में बिकी, 6,000 का प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है? 6 का 30। सस्पेंस तो क्लोज हो गया। तो अब सस्पेंस हमारी बैलेंस शीट P&L में आएगा ही नहीं, क्योंकि अब वो क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐसे रखे हैं। अब इसमें एक चीज़ और बोली क्वेश्चन ने, क्या बोला कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है कितने का? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट पर लगाना है। 824 में से 24 वाली तो मशीन हमने बेच दी, तो बचे कितने? 800 वाला, तो 800 वाले पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन 80। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 824 में से 24 वाली तो साल के शुरू में ही बिक गई थी ना, तो केवल 800 वाली मशीन पड़ी थी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन 80 का हो गया। अब दोनों को क्लोज कर दो। यहाँ पर कितना है? 230, तो 210, ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया 230। ठीक है, अब इसमें कितना बैलेंस बचा? कॉस्ट कितनी बच गई? 800 की, 824। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है 800 का और इसका है 210 का। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी 800 और लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 210, इसका मतलब क्या आ गया? 590। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं करा, अगर आपको इसमें फिर भी टेक्निकल लग रहा है मैं फिर बता देता हूँ। जो मशीन हमने बेची उसकी, जब भी आप कोई मशीन बेचते हो तो वो बुक से भी तो हटाओ। फिजिकली आपके पास नहीं है तो बुक से भी हटा दो। तो डेप्रिसिएशन हटाया डेप्रिसिएशन अकाउंट से, कॉस्ट हटाई कॉस्ट के अकाउंट से, दोनों को हटा के कहाँ ले गए? सस्पेंस में, क्योंकि जो पैसा आया था हमारा 10,000 रुपये वो सस्पेंस में खड़ा था, तो उसके साथ मैच करवाना था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो करवा दिया, मैच करवा के पता चला 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है। बस अब जो बची है मशीन उस पर 800 की बच गई। 824 में से 24 वाली तो बेच दी, तो 800 की जो बची उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 10% 80 का, तो ये हो गया। समझ में आई बात? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। और कोई है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक तो लैंड था और एक प्लांट एंड मशीनरी थी, ये दोनों तो हो गए। ठीक है, ये आ गया 1550 का। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लिख देंगे 1550। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है इसमें, कितनी दे रखी है? 96 की। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 96 हम लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एजिंग बता रखी है, तो 4th नोट बनाते हैं इसका। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्वेश्चन ने क्या बताया? ठीक है, 50,000 के जो है वो ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स है, और नॉर्मल वैसे ट्रेड रिसीवेबल है कितने? वैसे 120 है टोटल। ठीक है, ड्यू फॉर
मोर देन 6 मंथ्स 50,000 वाले हैं। अदर्स कितने हैं? ठीक है 70, क्योंकि 120 तो टोटल ही है। ठीक है तो 120 आ जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल आ गए हमारे 120। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें भी आपको कोई इंफॉर्मेशन अलग से दे रखी हो उसका तो नोट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना मार्क्स कटेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको एक तो कैश सेट, कैश इन हैंड भी था ना, कैश इन हैंड है 2 का, तो पहले ये लिख देते हैं कैश इन हैंड 2। ठीक है इसके बाद कैश एट बैंक दिया 28,000 का, 28,000 का तो दिया, लेकिन नीचे एक बात बता रखी थी 5,000 रुपये जो हैं वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है उसमें है। ठीक है तो बाकी सारे शेड्यूल्ड बैंक में है। ठीक है टोटल कितने 28। तो बैलेंस एट बैंक विद शेड्यूल्ड बैंक विद अदर्स, 28 तो टोटल है। ठीक है 28 टोटल है, जिसमें से 5 है अदर्स के पास और 23 हो गए शेड्यूल्ड बैंक के पास। तो 30 का बैलेंस आ गया कैश इन कैश इक्विवेलेंट का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है हम लोग असेट साइड का टोटल तो लगा ही सकते हैं, 1550 प्लस 96 प्लस 150 हो गया, तो ये आ गया 1796। ये हमारा असेट साइड का टोटल है। आइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्टली गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दे रखी है 1200 की, लिख दीजिए 1200। अदर इनकम, अदर इनकम एक ही है, क्या है वो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है ना, कितनी है 6 की, तो 1206 हो गया हमारा। ठीक है ये टोटल इनकम। आगे बढ़ते हैं परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको दिक्कत ये एडजस्टेड परचेजेस दे रखी है 400 की। अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ओपनिंग स्टॉक का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ओपनिंग स्टॉक इसका मतलब 0 मान लेते हैं। तो आपको गिवन है एडजस्टेड परचेजेस, लेकिन हमारा हेड तो कहता है आपको परचेजेस लिखनी है। तो अगर आपको परचेजेस लिखनी है, एडजस्टेड परचेजेस का ये फॉर्मूला है इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एडजस्टेड परचेजेस कितनी है 400, ओपनिंग कितना है 0, प्लस परचेजेस हमें निकालनी है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 96, ये इधर चला जाएगा तो 496 हो गई मेरी परचेजेस। ठीक है कितनी हो गई 496। और चेंज इन इन्वेंट्रीज उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 96 है, तो 96 ऐसे कर लो। आप चाहते तो चेंज इन इन्वेंट्री वाला कॉलम ही हटा दो, आप सीधा परचेजेस, एडजस्टेड परचेज है तो सीधा लिख दो आप 400 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको चेंज इन इन्वेंट्री का कि लाइन आइटम ना लिखकर, बट ठीक है एक लाइन आइटम है ही कितनी 4-5 तो लाइन आइटम होती है तो लिख देते हैं उसको। ठीक है तो 96 यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस में। ठीक है अदरवाइज वही परचेजेस आप एडजस्टेड परचेजेस लिख देते हैं सीधा। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट दे रखे हैं 30 के। ठीक है 30 के डिबेंचर इंटरेस्ट है। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हाँ लगा है ना, डेप्रीसिएशन 80 का लगा इस बार, ये तो इस साल का लिखेंगे ना, P&L तो फॉर द ईयर होता है, और पूरा इकट्ठा होकर कितना आया वो आपको नीचे यहाँ पर 210 ये लिख ही रखा है। अदर एक्सपेंसेस, अदर तो हैं ही बहुत सारे, अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं। अदर एक्सपेंस में सबसे पहला अदर एक्सपेंस क्या है, ऊपर से पढ़ना शुरू करो। फैक्ट्री एक्सपेंस 80, मतलब फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, ये 3 है, पहले नाम लिख देते हैं ना, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस।
80 45 25, 80 45 और 25। आई होप और तो कुछ दे नहीं रखा इसमें, ठीक है। और कोई अदर एक्सपेंस तो है नहीं ना, ये तीन ही थे, हमने लिख लिए ये तीनों, ठीक। 150 हो गया ये, 150, ठीक है। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं, 400 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 150, तो ये आ गया 660, ठीक है। तो अब दोनों को माइनस करके लिख दो, 546 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उस पर प्रोविजन बनाना है एट द रेट ऑफ कितना है, 30% का है ना, 30% था ना। तो 546 का 30% 163.80, ठीक है। तो बचा कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 382.20, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 382.20। कोई रिजर्व वगैरह तो बनाने के लिए कहा नहीं इसमें से, तो प्लस इस साल का सरप्लस को रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाइए, 382.20, 457.20 टोटल लगा लेते हैं, प्लस 160, ये आ गया 807.20। और प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कितने का बनाया, 163.80, तो 163.80 ये यहाँ जाएगा ना। और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल 807.20, 807.20, तो टोटल करते हैं 495 प्लस, ठीक है, नेक्स्ट 807.20 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 163.80, तो ये आ गया 1796, ठीक है, 1796। ये मैच कर गया हमारा। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? तो ये थी हमारे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बैलेंस शीट और P&L।